राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग डिस्कस करेंगे आज 10 मई 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। और क्रम में यदि हम बात करें तो क्रम में ये 5वां पेपर है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ये 5वें नंबर का पेपर है मैथ्स का, जो कब कंडक्ट हुआ था 10 मई 2023 को। और शिफ्ट 1 मॉर्निंग का ये पेपर है जो एएसबी ने कंडक्ट करवाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, एक के बाद एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है हमारा 10 मई मॉर्निंग शिफ्ट का। और क्वेश्चन जैसा कि अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, लगातार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सभी पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फाइनल पेपर है हमारा। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 14 से कहानी सब्जेक्ट की स्टार्ट होती है। 14 से 133 तक हमें डिस्कस करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए आज का, एक त्रिकोणीय आकार, एक ट्राइंगल के यार्ड का आधार बेस दे रहा है वो एक ट्राइंगल का बेस वो दे रहा है 25, बेस दे रहा है 25 और हाइट दे रहा है वो 12 मीटर। ये हाइट दे रहा है वो 12 मीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो एरिया पूछ रहा है। और क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिया हमने, आधार कितना है 25 और ऊंचाई कितनी है 12। तो ये हो जाएगा 25 छक्के 150, 150 हमारा आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। एरिया है मीटर स्क्वायर में आएगा तो 150 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा। तो 150 मीटर स्क्वायर देखो पहला ही ऑप्शन में दे रहा था 150 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल साधारण सा ये सवाल था जो आप लोगों से सॉल्व हो गया है। अब हम चलें आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, अगला प्रश्न बहुत ही सीधा साधा सा प्रश्न हमसे कर रहा है। वो बोल रहा है x⁵ x² y² -8y² + 5 में की घात क्या है। अब ये x का समीकरण है, समीकरण नहीं सॉरी, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। x में बहुपद है और घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, अधिकतम कितनी घात है। तो यहां पर अधिकतम हमें कितना दिख रहा है, पावर 5 दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जहां 5 दिखेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अधिकतम घात यहां पर कितनी दिख रही है 5, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रहा है। ये आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 25 रुपए प्रति मीटर की रेट से, 25 रुपए प्रति मीटर की रेट से एक गोलाकार मैदान के बाड़ लगाने की लागत 550 रुपए है। एक गोलाकार मैदान है, ये गोलाकार मैदान है, इसमें बाड़ लगा रहा है इस तरह से, बाड़ इसी तरह से लगाएगा और इस तरह से बाड़ लगाने का टोटल जो एक्सपेंसेस है वो 550 रुपए है। और 1 मीटर में खर्च कितना आ रहा है, 1 मीटर में खर्च आ रहा है 25 रुपए। तो हम देखें है कितने मीटर, 25 के हिसाब से 550 रुपए लगे, तो खर्च कितना आया, लंबाई मतलब 2πr, ये कितनी है 550/25। हम निकाल लें कितनी लंबाई के लिए लगाया, 25 से इसको भाग लगाओगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, फिर 2π की जगह 22/7 और r बराबर 22, 22 से 22 कटेगा। तो चाहता क्या है हमसे, वो चाहता है मैदान का व्यास, और मैदान का व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। वो 2r के बारे में जानना चाहता है, 2r के बारे में जानना चाहता है। 2r यहीं रखे रहेंगे, 7 यहां चला जाएगा,
तो 2r बराबर हमें क्या मिल गया 7। ये हमारा आंसर बन जाएगा 7 मीटर। उम्मीद है सरल लगा होगा आपको, टफ नहीं लगा होगा। बस ये स्टेप आप समझ लो कि जैसे 5 मीटर कपड़ा यदि 40 रुपए का आया, 5 मीटर कपड़ा यदि 40 रुपए का आया तो 1 मीटर कितने का आएगा, या कितनी लेंथ ली है। ये सारी चीजें अगर निकालनी है तो आपके लिए बड़ा इजी काम हो जाएगा। या आपसे बोल दिया रेट था 5 रुपए और 40 रुपए लिए किसी ने, तो कितने मीटर कपड़ा दिया होगा वैसा निकालना है। एग्जैक्ट एग्जांपल ये है, 40 रुपए लिए, 550 रुपए लिए और रेट क्या था 25, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 22 मीटर लंबाई आ जाएगी। और लंबाई क्या है इसकी, परिधि 2πr। बस सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आयु से है, एज से है। सिंपल सा क्वेश्चन एक। प्रश्न में कहा जा रहा है, हालांकि दिख ही रहा है ये कैंसिल हो गया। क्यों हो गया कैंसिल, पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है। पहले कौन ले रहा है सन, और फिर ले रहा है फादर का अनुपात 3:1। इसका मतलब है पुत्र बड़ा है। पुत्र बड़ा है मतलब क्वेश्चन गलत है। ये वर्चुअली कहा जाता है पुत्र पिता से आगे होता है, लेकिन उम्र में तो आगे नहीं होता है। ये प्रश्न गलत पूछ लिया गया, या ये उल्टा हो गया होगा। हमने उसमें ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश नहीं की। देखो एक प्रश्न गलत हुआ तो अगला एज का प्रश्न आ गया, फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया एज का। विक्रम और मनाली की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद यह अनुपात 11:15 हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2:3, 2:3 और 11:15, ये 12 वर्ष बाद की कहानी है। यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 4, जबकि यहां डिफरेंस कितना है 1। डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो अपन इसको सेम करते हैं। डिफरेंस को 4 का ऊपर और 1 का नीचे गुणा करते हैं, तो ऊपर तो यही ऊपर हो जाएगा 8:12, 8:12, और नीचे तो 1 का गुणा किया है तो कितना 11:15। अब देखो अंतर ऊपर भी 4 का नीचे भी 4 का, ये कितना बड़ा 3 यूनिट। चाहे इस तरफ से देख लो 3 यूनिट एक्चुअली में कितने साल बढ़ा 12 साल। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 4 साल। क्या जानना चाहता है मनाली की वर्तमान आयु। देखो मनाली की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज कितनी आ गई, विक्रम और मनाली, मनाली क्या आ गई 12, तो मनाली 12 यूनिट इज इक्वल टू 4 गुना 12 बराबर 48, 48 ईयर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक और एज से क्वेश्चन। ये परफेक्ट पेपर है अपने पास। 4 वर्ष पहले आशा की आयु और 4 वर्ष बाद ऐसा की आयु का अनुपात 1:1 है। मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है 8 साल का है। वापस सुनना, 1:1 का मतलब है बराबर 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद की आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष अनुपात बराबर है। तो 4 वर्ष पहले आशा की आयु जो थी 4 वर्ष बाद ऐसा की हो जाएगी, तो ऐसा कितनी छोटी है 8 साल छोटी है। तो आशा माइनस ऐसा इज इक्वल टू 8 दे रहा है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, जबकि अपन को पता है अंतर तो कितना है, अंतर तो हमें पता है कि अंतर 8 है। 5:3 अंतर तो कभी भी नहीं बदलता। तो ये 2 यूनिट कितना दे रहा है 8 साल, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा
4 साल, पिछले क्वेश्चन की तरह। बस जानना क्या चाहता है, 4 वर्ष बाद आशा की आयु और 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु का अनुपात। पहले अपन दोनों की एज निकाल लें, फिर पहले और बाद में जैसा बोल रहा है वैसा अपन कर लेंगे। तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, 5 और 3 के हिसाब से यहां अपन लिख लें। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। अब जैसा वो बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद आशा की आयु, आशा की में 4 प्लस करना पड़ेंगे, 4 वर्ष बाद का तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 4 वर्ष पहले ऐसा की, तो ऐसा पहले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -4 करेंगे 8 आ जाएगा। अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 तिया 24, 3:1, 3:1, 3:1 हमारा आंसर बन जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर 1। ये भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन दे दिया है। यह क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक पतंग एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज से बनी है। ये वर्ग हो जाएगा हमारा और ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा CDE। ये BAF और C, बीच में O ले लिया है। यदि BA को G तक बढ़ाया जाए B से A और आगे कहीं G तक बढ़ा दिया, आगे कहीं G तक बढ़ा दिया, मान लो यहां पर G आ गया G तक, और CD को H तक बढ़ाया, C से D और आगे H तक कहीं पर बढ़ा दिया, ये H मान लिया हमने, ये H मान लिया। तो एंगल BOC, B से O, O से C, B से O, O से C कितना होगा, आप सभी समझते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसकी जगह हम सीधे सीधे कितना लिखेंगे, इसकी जगह हम सीधे सीधे लिखेंगे 90 डिग्री का योग पूछ रहा है तीनों एंगल का, प्लस H से D और D से E, H से D और D से E, H से D और D से E यहां जाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जब समबाहु त्रिभुज की बात करता है तो समबाहु त्रिभुज में क्या कहानी होती है, समबाहु त्रिभुज में कहानी होती है, सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। ये 60 का है और एक लाइन पर एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। जब इसमें से 60 यहां चला गया तो बाहर कितना बचा, 120 डिग्री। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 120। HDE, एंगल HDE बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, प्लस B से A और A से O, B से A और A से O, B से A और A से O। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये एंगल होता कितना है, 90 डिग्री। भुजाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही विकर्ण खींचा जाता है, विकर्ण एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, वर्ग में कोणार्धक का काम करता है। मतलब एंगल क्या होंगे, दो बराबर भागों में बट जाएंगे, दो बराबर भागों में बट जाएंगे। तो कैसे दिखेंगे, 45 और 45 डिग्री, 45 और 45। हमें एक तरफ की जरूरत है, मतलब एक 45 की जरूरत है, तो इस 45 को हमने उठाया 45 प्लस 45 जोड़ देंगे, 210 और 45, 210 और 45 हो जाएगा 255। तो 255 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, 255। 255 आंसर ही आ गया। ऑप्शन तो नीचे देख लेंगे हम क्या है। ये आपका ठीक ठाक ही क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत कुछ इसमें भी नहीं था, नया अपन ने कुछ किया नहीं इसमें। 255 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, एक कक्षा में पंक्तियों की संख्या 22 है और कॉलम इसके ठीक आधे हैं, मतलब 11 हैं।
तो कॉलम कितने हैं, इसको हटा के हम लिख लेते हैं 11 हैं, ये लिख लिया हमने 11 है, कॉलम 11 है। तो कक्षा में सीटों की संख्या कितनी है, वो किस तरह से बना रहा है, 22 पंक्तियां बना रहा है इस तरह से, और ये बना रहा है वो कॉलम, जहां डॉट बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है, तो सीधा सीधा तरीका क्या होगा, 22 गुना 11, 22 धान 220, एक बार और 22 जोड़ दो 242, 242 आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलें अब आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ठीक ठाक ही है, पर सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 दे रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 142 दे रहा है, तो 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है। तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला सीधे सीधे किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और पूछ कितना रहा है, 3 पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना में 2 नहीं पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 142 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये यहां जाएगा, कितना बचेगा 258 बचेगा, और 2 से भाग लगाओगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर मिल जाएगा 129। जो चाहिए 3 से गुणा करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 129 गुणा 3 बराबर 387, 387। ये आंसर बन जाएगा अपना 387। देखो 258 भी ऑप्शन में दे रहा था, अगर आप जल्दबाजी करते तो 258 टिक कर सकते थे, अगर इसे आप 2 ही कंसीडर करके चलते, लो बोल देते, लो बताओ 2 लिखना था 3 लिख दिया। तो अपने तरफ से ज्यादा नहीं सोचना है, जैसा उसने बोला है, क्योंकि नंबर उनको देना है, अपन को चाहिए, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा अपन कर देंगे। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन, वो बोल रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और वजन, और वो बोल रहा है सभी विद्यार्थियों का कुल वजन नीचे दिया है, सभी विद्यार्थियों का वजन एक जैसा है, बराबर है 64 में सभी का मिला के 1600 है, मतलब हर एक का एक जैसा वो बोल रहा है। वो बोल रहा है 6वीं कक्षा से 2, 7वीं से 5, 2 बार 7वीं ले लिया इसने, और इस क्वेश्चन को गलत भी नहीं किया। देखो ये 2 बार 7वीं ले लिया है इसने, और गलत नहीं किया है इस क्वेश्चन को, हालांकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसी जानकारी पर ये गलत हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो हम तो इसमें गलत टैग दे देंगे, क्योंकि गलत मतलब गलत होता है, जो इन्फॉर्मेशन गलत है वो गलत ही माना जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत है, तो क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। और ये बता दिया हमने क्या गलत है, 2 बार क्या लिखा है यहाँ पर 7 लिखा है, देखो ये भी 7 लिखा है, ये भी 7 लिखा है। हम इसे 8 कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। बता देते हैं हम, सभी का वजन एक जैसा है। वो बोल रहा है 6वीं में से 2, 7वीं में से 5, 8वीं में से 3, 9वीं में से 4 और 10वीं में से 1 स्टूडेंट लेना है। अब एक स्टूडेंट का वेट कैसे निकालेंगे, उसके बाद तो अपन ज्यादा का निकाल पाएंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं 1600 बटा 32, ये 64, एक स्टूडेंट का आ गया। यहां से कितने स्टूडेंट हैं, 2 गुणा 2, फिर प्लस 896
एक स्टूडेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 से भाग, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, ऐसा यहां पर बोल रहा है 5 स्टूडेंट है। फिर 1320 बटा 44, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, प्लस 680 बटा 20, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, प्लस 912 बटा 24, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है। अब तेजी से कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे होगी तेजी से, 2 से इसको काट दो, ये 32 आ जाएगा, 16 से काटोगे 100 आ जाएगा, 16 से काटोगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तुरंत नीचे लिखते जाते हैं 50। फिर 32 से काटोगे, ये जानी मानी कहानी समझ लेना, 32 से 320, 640, 960, 960 से कम है कितना, जितना भी कम है, लेकिन इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 6। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, या तो 3 बार पढ़ दो या 8 बार पढ़ दो। तो ये 960 के करीब है, तो 8 बार पढ़ा होगा, 20 बार पूरा और 8 बार और, 44 तिया 132, ये 30, 28 पंचे 140, 30 3 90, ये हो जाएगा 29, 29 चौक कितना होता है, 126, 24 से करोगे फिर से वही कहानी आ जाएगी, 24 से हम पढ़ेंगे 240, 480, 720, फिर 4 के पहाड़े में वो कब आएगा, 12, 2 कब आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 से करना है, हाँ 24 से करना है, 30 और 3 33, ये 33 जोड़ देंगे, देखो कितना हो जाएगा, 33 ही आएगा, हाँ 33 ही आएगा कि 38 आएगा, 38 आएगा, हाँ 8 चौक 32, 960 पे हो जाएगा ना, 38 आएगा। 50 और 40, 140, 190, 190 और 90, 280, 280, 280 और 120, 400, 400 हो जाएंगे, 190 और 90, 280, 280 और 120, 400, 444 आ रहा है, 444 दे रहा है ऑप्शन में, 444, एक मिनट, 444 आएगा ना जोड़ के, 446, 150, 140, 90, 136, इसको देखने दो कितना आएगा, 29 चौक, 30 चौक 120, 4 ही ले रहा है ना यहां से, हाँ 4 ले रहा है, ये 39 है, सॉरी ये 39 है, 39 चौक कितना हो जाता है, 39 चौक हो जाएगा 68 का आधा, 680 बटा 20 गुणा 4, 34, ये हो जाएगा कितना, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 136, 50 और 140, 190, फिर 190 और 90, 280, 280 में से 120 यहां डाल दिए, फिर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 में यहां 16 बचेगा और ये 58 बचेगा, 16 और 58 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54, ये हो जाएगा 454। यहां कैंसल आउट करने में हमने गलती की, इसे 28 कंसीडर करके, ये 58 था, ये हो जाएगा 34, अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। 500, 454, 442, 426, 478 और 454 अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x² + 4x - p = 0 का एक मूल अगर
7 के बराबर है, एक रूट क्या है 7 है, एक रूट 7 होने का मतलब क्या है, इक्वेशन उस 7 पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन हम 0 करते हैं, 7 इसमें डालते हैं, ये हो जाएगा 49, 49 प्लस 28 बराबर में p चला गया, ये कितना हो जाएगा 77, ये 77 हो गया। अब इक्वेशन हमें क्या दिखेगा, इक्वेशन हमें दिखेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा c अपॉन a, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह कितना आ रहा है माइनस का 77 और a की जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 77, ये अपना आंसर बन जाएगा माइनस का 77। अब चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल तो देखने का ही है, देखते हैं इसे। वो बोल रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों से सही स्टेटमेंट अपन को बताना है। ये डाटा दे रहा है, बोला है दो संख्याएं, वो बोल रहा है दो संख्याएं कहाँ आती हैं, -1 और 1 के बीच में आती है, -1 और 1 के बीच में। तो -1 और 1 के बीच में ये आ रहा है, ये आ रहा है -1 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3 संख्याएं आ रही हैं, और जबकि ये क्या बोल रहा है 2 आ रही हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट पर चलें, 4 संख्याएं 1.5 और 5.5 के बीच में आ रही हैं, तो 1.5 और उसके बीच में देखें हम, पहली संख्या 1.5 और 5.5 के बीच में, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ये नहीं आएगी, 1.5 से बड़ी चाहिए, फिर ये चौथी संख्या, 4 संख्याएं आ रही हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 ही आ रही हैं, मतलब ये एकदम ठीक कह रहा है जैसा इसने बोला है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे का आपके मन की तसल्ली के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, ये 5 संख्याओं वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले पेपर में भी दिया है उसने ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम आपको बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो स्ट्राइक करेंगे वो स्ट्राइक करेंगे ऑप्शन से करने पर। ऑप्शन से आप सॉल्व करने जाएंगे, ऑप्शन से आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अब चलते हैं, हम इसे बताते हैं कैसे, ऑप्शन से वेरीफाई करके भी हम बताएंगे अभी, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। वो बोल रहा है 5 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर और 1000 के अंक के स्थान पर, अब इकाई दहाई ये तो नहीं बताना पड़ेगा हमें, उम्मीद है ऐसा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये 5 डिजिट है। इकाई और 1000 का योग दे रहा है 13, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इन दोनों को मिलाकर वो बोल रहा है कितना है 13 है, 13 है, बाद की बात है। सैकड़ा के स्थान वाला अंक 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 8 लिख दिया। जो दहाई के स्थान वाले अंक से 2 अधिक है, सैकड़े के स्थान वाला अंक 8 है, जो दहाई के स्थान वाले अंक से 2 ज्यादा है, इकाई दहाई, इससे 2 ज्यादा यदि 8 है तो ये 2 कम होगा कितना 6, 2 अधिक है, और 10,000 के स्थान वाला अंक इकाई वाले अंक का आधा और सैकड़े के स्थान वाले अंक का 1/4 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 2 अधिक है, 10,000 के अंक, 10,000 के स्थान वाला अंक, यहां 10,000 के स्थान वाला अंक इकाई के अंक का आधा है और सैकड़े वाले अंक का 1/4 है। सैकड़े पर क्या लिखा हुआ है, सैकड़े पर लिखा हुआ है 8, इसका 1/4 कितना आ जाएगा 2। अब इसी के बारे में वापस से पढ़ते हैं, 10,000 के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का आधा है, ये आधा है इसका, तो किसका आधा 2 होता है, 4 का आधा 2 होता है, और इन दोनों को मिला के कितना बोल रहा है 13, मतलब ये कितना होगा 9 होगा।
29864 हमारा आंसर होगा। अब देखो ये तो कहानी थी किसकी, हमने इसे देखा सॉल्व करके। अगर हमें सीधे देखना होता तो हम देखते ऑप्शंस को गलत करते, सीधे सीधे स्ट्राइक करते हम क्वेश्चन को। सीधे स्ट्राइक कैसे करते, पहली लाइन थी इकाई के स्थान और हजार के स्थान के अंकों का योग 13 हो। इकाई और हजार 13 13 13 और 13 सभी सही है। फिर सैकड़ा के स्थान वाला अंक 8 हो, सैकड़े के स्थान वाला अंक 8 हो, सभी में 8 है, सेकंड लाइन भी हो गई। जो दहाई के स्थान वाले अंक से 2 अधिक है, दहाई से 2 ज्यादा है 8, इकाई दहाई 6 आना चाहिए। 2 ऑप्शन हट गए, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दहाई से 6 ज्यादा है और ये भी 6 ज्यादा है, जबकि होना कितना ज्यादा चाहिए, 2 ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों में ऐसा बन रहा है। चलो यहां तक 10,000 के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का आधा है। इकाई पर 4 है, 4 से ये 2 आ रहा है, 9 है, 9 से ये 2 आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, ये भी हट गया, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर निकल के बाहर आएगा, जो गलत ऑप्शन है वो हट जाएंगे। तो उम्मीद है ये तरीका भी आपने सीख लिया है। अब चलते हैं हम आगे। आगे बेसिक पर क्वेश्चन वो पूछ रहा है, डिवीजन मेथड पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, बेसिक्स में जब डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो पीएक्स कितना होता है। पीएक्स मतलब होता है डिविडेंड, जिसमें भाग लगाया जा रहा है। ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, पीएक्स बीच में लिखा जाता है, पीएक्स होता है भाज्य, जीएक्स भाजक, रिमाइंडर क्योसेंट भागफल क्योसेंट क्यूएक्स और रिमाइंडर आर एक्स, ये लिखा जाता है। तो px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है gx भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रिलेशन बनता है। और ये रिलेशन हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सिंपल सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन दे रहा था। अगला सवाल, अगले सवाल में वो बोल रहा है इन दोनों का गुणा कर दें, क्या मिलेगा हमें। कर देते हैं हम गुणा। y का दोनों में वितरण नियम लगेगा, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, फिर a का दोनों में ए वाई प्लस ए बी, दोनों में से y कॉमन आ सकता है, वाई स्क्वायर y कॉमन आ गया, a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात है। यही ऑप्शन में हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई प्लस ए बी, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। अगला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पर px की वैल्यू पूछ रहा है। ये जो फंक्शन दे रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 4, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया था 2, तो इसका वो आंसर चेंज करके अब उसने फिर से ऑप्शंस दे दिए 4 2 1 करके, ये फिर से ऑप्शंस दे दिए उसने, तो आंसर हो जाएगा अपना 4। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एक मंजिल की विमा 80 गुणा 80 बाई 60 मीटर है। कोई फ्लोर है 80 बाई 60 मीटर है, इसमें 20 रुपए मीटर के हिसाब से 5 बाई 5 मीटर की टाइल्स लगाने का खर्च बताना है। एक टाइल की कीमत कितना है, 20 रुपए है। पहले अपन देखें टाइल्स लगेंगी कितनी, तो टाइल्स कैसे निकालते हैं, 5, इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, सीधे हम इसे नहीं लिख रहे हैं, 5 गुणा 5 गुणा n, ये 5 बाई 5 की n टाइल्स मिला के फर्श के बराबर हो जाएंगी 80 बाई 60 की। 5 से दोनों 5 से काट दो, 80 कटेगा 16 बार, 60 कटेगा 12 बार, 16 धाम 160 और 32 192। अब चलते हैं हम खर्चे पर, 192 टाइल्स और हर एक का खर्चा 20 रुपए।
ये आ जाएगा 384 और 0, 3,840 रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे, 3,840 रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे। चल देते हैं अब आगे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो ऐसा पूछ रहा है। एक अनुप्रस्थ लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, PQ दो समांतर रेखाओं AB और CD को काटता है। बड़ा फेमस सा ये डायग्राम बनेगा जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये डायग्राम AB और CD और यहां PQ, ये डायग्राम बन रहा है। इस डायग्राम में वो हमसे बोल रहा है AB और CD को क्रमशः L और M पर काटता है। यहां पर L पॉइंट है, यहां पर M पॉइंट है, ऐसा वो बोल रहा है। एंगल P से L, L से B, P से L, L से B, ये मान लिया हमने क्या है X, और Q से M, M से D, Q से M, M से D, इसे यहां बनाए या यहां बनाए एक ही बात है, संगत कौन है तो यहां बना दें। यदि हम Y तो X और Y मिला के क्या होगा 180 होगा। क्या ये ठीक कह रहा है? हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल होगा। अब सेकंड पे चलते हैं, A से L, L से P, A से L, L से P, ये वाला एंगल, ये एंगल, फिर उसके बाद इसे अपन क्या नाम दे दें, इसे अपन नाम दे देते हैं स्मॉल a। फिर C से M, M से L, C से M, M से L, यही एंगल, मतलब सेम A फिर से आ जाएगा, संगत के हिसाब से ये यहां आ जाएगा। वो बोल रहा है ये दोनों मिला के 180 है, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों मिला के 180 बिल्कुल नहीं कह सकते हम। तो बिल्कुल नहीं कह सकते तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1, ओनली 1 अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद 3/2 x क्यूब y क्यूब की तरह है। अब जब भी तरह की बात हो जाती है इन्हें बोलते हैं लाइक स्टेटमेंट, एक जैसे स्टेटमेंट, तो लाइक स्टेटमेंट इन्हें कहा जाता है। लाइक, लाइक टर्म, लाइक टर्म, एक जैसे दिखने वाले पद। तो लाइक टर्म के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, याद रख सकते हो कि लाइक टर्म क्या होते हैं, ऐसे पद जिन्हें प्लस और माइनस किया जा सकता है, जोड़ा और घटाया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है लाइक टर्म। जिन्हें जोड़ सकते हैं, ऑब्लिक घटा सकते हैं, ऐसे टर्म्स को कहा जाता है लाइक टर्म्स। अब जैसे यहां देखें, इसमें 16 जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। इसमें 2/3 एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा। एक्स क्यूब और वाई क्यूब है साथ में, 3/2 वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा। एक्स क्यूब और वाई क्यूब यहाँ एक बार है, एक्स क्यूब वाई क्यूब यहाँ 1.5 बार है, जोड़ोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2.5 बार हो जाएगा। ये जुड़ सकता है तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न और आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुपद कैसा है। अब बहुपद कैसा है, द्विघात होता है और रेखीय समीकरण होता है, रेखीय बहुपद होता है, और यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो कैसा बहुपद हो जाएगा, ये मैक्सिमम पावर 3 को कहा जाता है क्यूब या घन। तो ये जो समीकरण बहुपद है ये कैसा बहुपद हो जाएगा, घनीय बहुपद हो जाएगा। 2 घात होती तो द्विघात हो जाता, 1 घात होती तो वो रेखीय बहुपद हो जाता। तो अभी अपना आंसर फिलहाल बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारे आज के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 33 तक 20 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में लिए हैं। इसी तरह के पार्ट्स हम लगातार लेकर आएंगे और जल्दी ही हमारा ये लास्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे पेपर्स की जो सीरीज है ये कंप्लीट होगी। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ नया इसकी जगह लेकर आया जाएगा। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।